हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज अपना जो टॉपिक है वो है फलन या प्रतिचित्रण, फंक्शन और मैपिंग। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने रिलेशन डिस्कस किया था। तो एक तरह से जो अपना रिलेशन है उसी का मॉडिफाइड जो फॉर्म है वो क्या है, फंक्शन है। देखिए, वी हैव टू सेट्स, सेट ए एंड सेट बी। अपने पास कोई दो सेट हैं, ठीक है, एक सेट ए है और एक सेट बी है। अब क्या होता है कि इस सेट के एलिमेंट का इस सेट के एलिमेंट के साथ एक रिलेशन बनेगा, संबंध बनेगा। ठीक है, और ये किस प्रकार से होगा कि जो सेट ए है इसके प्रत्येक अवयव का सेट बी के केवल एक ही अवयव से संबंध होगा। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ ए यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। सेट ए का एवरी एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए क्या करेगा, सेट बी में ओनली एंड ओनली वन इमेज रखेगा। देखो यहाँ तो हमने वर्ड काम में लिया है ईच, प्रत्येक, और यहाँ हमने लिया है यूनिक। ठीक है ना, केवल एक। इस पे हमें क्या करना है, फोकस करना है। सेट ए से सेट बी में, ठीक है, हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं और वह रिलेशन किस टाइप का है, सेट ए का ईच एलिमेंट सेट बी में यूनिक इमेज रखेगा। अब यहाँ पे देखो, ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट, यानी सेट ए के अंदर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा जो सेट बी में किसी एलिमेंट के साथ रिलेट हो, सेट बी में इमेज रखे। ठीक है, और यहाँ हमने लिखा है कि केवल एक। फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि हम ये माने कि इस सेट ए का कोई एलिमेंट ए है, ठीक है, और जो सेट बी है उसमें उसकी जो इमेज है वो 1 है। ए की इमेज क्या है, 1 है। तो 1 के अलावा ए की कोई भी इमेज नहीं हो सकती। यूनिक का केवल एक का ये मीनिंग है, ये अर्थ है। ठीक है, तो बात करेंगे हम फलन की, फंक्शन की। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या बन जाएगी, समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में केवल और केवल एक प्रतिबिंब रखता है। ठीक है, ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी is said to be function if every element of A has unique image in B। ठीक है, अब इसे हम एक मैपिंग के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैपिंग के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसीलिए हमने क्या बोला है, इसको प्रतिचित्रण बोला है, मैपिंग बोला है। ठीक है, जैसे हम एक मैपिंग बनाते हैं, ये अपना सेट है ए, ये है सेट बी। सेट ए से सेट बी में हमने एक रिलेशन एफ डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, अब इसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4। इसमें एलिमेंट हैं ए बी सी डी ई। अब 1 की इमेज है सी, 3 की इमेज है ए, 2 की इमेज है ई, 4 की इमेज है बी। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको एक मैपिंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए हमने फंक्शन को क्या नाम दे दिया, मैपिंग बोल दिया, प्रतिचित्रण बोल दिया। ठीक है, तो ये एक
फंक्शन की मैपिंग हो गई। इसको हम सिर्फ मैपिंग बोल सकते हैं। अब देखिए, यदि इस रिलेशन को हम एक ऑर्डर पेयर के सेट के फॉर्म में लिख दें, जो रिलेशन है इसे हम ऑर्डर्ड पेयर के सेट के फॉर्म में लिख दें, क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में लिख दें, तो कोई भी दो भिन्न भिन्न क्रमित युग्मों के प्रथम अवयव बराबर नहीं हो तो इसे हम एक फलन कहेंगे। कोई भी टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर लेंगे तो उनके फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं हो तो हम इसे फंक्शन कह सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक रिलेशन f लिखता हूँ, 1a 2b 3c, ये मैंने कोई रिलेशन f लिखा तो यहाँ 1 है वो a के साथ रिलेट हुआ है, यानी 1 है वो a के साथ अपनी इमेज बना रहा है। 1 की इमेज a हो गई, 2 की इमेज है वो क्या है b है, और 3 की जो इमेज है वो क्या है c है। तो यहाँ से हम कोई भी डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर ले लें, भिन्न भिन्न क्रमित युग्म ले लें, तो ये देखो कि उनके फर्स्ट एलिमेंट सेम है क्या। तो देखो यहाँ पर तो है 1, यहाँ पर है 2 और इसमें है 3, तो ये सेम नहीं है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन f है ये क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, तो यदि हमें ऑर्डर्ड पेयर के सेट के फॉर्म में दिया हुआ है तो फंक्शन होगा या नहीं होगा कैसे चेक करेंगे। फर्स्ट जो एलिमेंट है ना, इनको देखना है, ये सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब देखो कि a है ये सेट a का एलिमेंट है, b है ये सेट b का एलिमेंट है, और हमने एक फंक्शन f है ये a से b में डिफाइन किया है। सेट a से सेट b में हमने फंक्शन f डिफाइन किया हुआ है। अब a की जो इमेज है वो क्या होगी, b होगी। ये जो अपना एलिमेंट a है सेट a का, इसकी जो इमेज है वो क्या है, b है। तो इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे f a इक्वल b, या फिर इसे हम ऐसे लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू f। a की इमेज b है, फंक्शन f के अंडर है, तो इसे हम क्या कहेंगे, f a इक्वल b, या ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू f। इसका मतलब है कि f के अंडर a की इमेज b है, a की इमेज b है। ठीक है, अब a की इमेज b है, a का प्रतिबिंब, इमेज ऑफ a इक्वल b, तो a b की प्री इमेज कहलाएगा, पूर्व प्रतिबिंब कहलाएगा, b का पूर्व प्रतिबिंब। प्री इमेज ऑफ b क्या होगा, a होगा। b a की क्या है, इमेज, और a है वो b की क्या है, प्री इमेज है। ठीक है, फंक्शन f a से b में डिफाइन किया हुआ है, तो इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, फंक्शन f सच दैट फ्रॉम a टू b, या फिर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं फंक्शन f फ्रॉम a टू b। इस प्रकार से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसके डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज की, प्रांत, सहप्रांत और परिसर की। ठीक है, फंक्शन f सेट a से सेट b में डिफाइन किया हुआ है, a इसका डोमेन कहलाएगा, a इसका क्या है, डोमेन, b इसका क्या है, कोडोमेन। फंक्शन f सच दैट फ्रॉम a टू b,
यानी फंक्शन एफ है ये सेट ए से सेट बी में डिफाइन किया हुआ है। तो ए है वो क्या है, इसका डोमेन है, प्रांत है, और बी है वो इसका कोडोमेन है, सह-प्रांत है। बात करेंगे परिसर की रेंज की, तो ये प्रतिबिंबों का समुच्चय होगा। परिसर प्रतिबिंबों का समुच्चय होगा, सेट ऑफ इमेज। तो जो सेट ऑफ इमेज होगा उसे हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। यदि अपना फंक्शन है वो ऑर्डर्ड पेयर के सेट के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो जो सेकंड एलिमेंट होंगे, इन सेकंड एलिमेंट का जो सेट बनेगा वो क्या होगा, रेंज होगा। ए से बी में डिफाइन है, तो ए तो है डोमेन, प्रांत, बी है कोडोमेन, सह प्रांत, और जो इमेज बनेंगी उन इमेज का जो सेट बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। प्रतिबिंबों के समुच्चय को परिसर कहेंगे। ओके, अब देखो हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। चेक करना है कि इनमें से कौन सा तो फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। जैसे फर्स्ट है r इक्वल 2 1 3 1 4 2। सेकंड ऐसा नाम दे देता हूँ मैं इसको, ठीक है, 2 2 2 4 3 5। मैंने यहाँ पे दो रिलेशन लिखे हैं, एक रिलेशन R है और एक रिलेशन S है। अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ देखें तो जो अपने रिलेशन है वो ऑर्डर्ड पेयर के सेट के फॉर्म में लिखे हुए हैं, क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में लिखे हुए हैं। तो हमें क्या करना है, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको चेक करना है, ठीक है। यदि टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर लें और उनके फर्स्ट एलिमेंट सेम है तो वो फंक्शन नहीं होगा, और यदि फर्स्ट एलिमेंट डिस्टिंक्ट है तो वो फंक्शन होगा। तो देखो बात करेंगे R की, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है। तो जो इनके फर्स्ट एलिमेंट हैं वो क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं। इट मीन्स यह फंक्शन है। तो R तो फंक्शन है, R फलन है। बात करते हैं S की, तो देखो इन दोनों में यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 की इमेज 2 है, यहाँ 2 की इमेज 4 है। तो जो अपने ऑर्डर्ड पेयर हैं, जो क्रमित युग्म हैं, वो अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हैं, बट इनके जो फर्स्ट एलिमेंट हैं वो कैसे हैं, सेम है। तो S है वो क्या नहीं है, फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद अपना आता है वास्तविक मान फलन, रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन। अब देखो वास्तविक मान फलन, एक फलन जो क्या दे, वास्तविक मान दे, उसे हम क्या बोलेंगे, वास्तविक मान फलन, ठीक है ना। एक फंक्शन जिसकी वैल्यू रियल हो वो क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। तो जो परिसर होता है वो क्या होगा, सबसेट एंड इक्वल R होगा, रेंज सबसेट एंड इक्वल R। तो जो फंक्शन होगा उसे हम कहेंगे वास्तविक मान फलन, रियल वैल्यूड फंक्शन। एक ऐसा फलन जिसका परिसर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय या उसका उपसमुच्चय हो, वास्तविक मान फलन कहलाता है, ठीक है ना। एक ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज कैसा सेट हो, सेट ऑफ रियल नंबर हो, सेट हो या फिर उसका कोई सबसेट हो। रेंज है वो रियल नंबर का सेट होगा या रियल नंबर का कोई सबसेट होगा, तो हम कह देंगे कि यह एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, वास्तविक मान फलन है। यदि डोमेन एंड रेंज
प्रांत और परिसर दोनों ही वास्तविक संख्याओं के समुच्चय हों, सेट ऑफ रियल नंबर हो, तो उसे हम रियल फंक्शन बोलते हैं, वास्तविक फलन बोलते हैं। ठीक है ना। डोमेन एंड रेंज, प्रांत और परिसर दोनों ही क्या हैं, सेट ऑफ रियल नंबर हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रियल फंक्शन बोलेंगे, वास्तविक फलन बोलेंगे। हम जो भी फलन पढ़ने वाले हैं, जिस फंक्शन के बारे में हम स्टडी करेंगे, वो अपना कैसा फंक्शन होगा, रियल फंक्शन होगा। ठीक है। आगे हम किसी भी फंक्शन की बात करेंगे तो वो कैसा फंक्शन होगा, रियल फंक्शन होगा, वास्तविक फलन होगा, यानी उसके डोमेन एंड रेंज दोनों ही कैसे होंगे, रियल नंबर होंगे। अब देखो, हमने लिखा कि एफ ए इक्वल बी, तो हमने क्या कहा कि ए की इमेज बी है और बी की प्री इमेज ए है। ए का प्रतिबिंब बी है, बी का पूर्व प्रतिबिंब ए है। इसका एक मीनिंग और है, ए पर एफ की जो वैल्यू है वो क्या है, बी है। ठीक है ना। इसका एक मीनिंग और है, क्या है कि ए पर फंक्शन एफ की वैल्यू क्या होगी, बी होगी। ठीक है। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं कहूँ कि फंक्शन एफ एक्स इक्वल 2x - 1 है। ठीक है। हमने एक फंक्शन ले लिया 2x - 1। अब f1 की वैल्यू क्या होगी, तो देखो यहाँ fx था और यहाँ पे क्या है, f1। दोनों को कंपेयर करें तो x की वैल्यू क्या हो रही है, 1 हो रही है। यहाँ पे x की जगह 1 आ रहा ना, तो f1 कैसे मिलेगा, fx में x इक्वल 1 पुट करना पड़ेगा। तो x इक्वल 1 पुट कर दो, 2 × 1 - 1। अब इसको सोल्व कर दो, 2 × 1 2, 2 - 1 1 आ जाएगा। f5 क्या होगा, तो x को हमें किससे रिप्लेस करना है, 5 से रिप्लेस करना है। x की वैल्यू 5 पुट कर दो, तो 2 × 5 - 1, ये हो जाएगा 10 - 1 9। f-2 फाइंड करना है, तो x की वैल्यू क्या पुट करनी है, -2, तो x की जगह -2 रख दो बस। ये -4 - 1 -5 हो जाएगा। ठीक है। तो एफ ए इक्वल बी का मतलब हो गया कि ए पर एफ की वैल्यू बी है। तो इसके दो मीनिंग होते हैं। ठीक है। अब हम कुछ फंक्शंस और उनके ग्राफ के बारे में देखते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स। सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ, कुछ फलन और उनके आलेख। सबसे पहले हम बात करते हैं तत्समक फलन की। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, फंक्शन को हम शॉर्ट में ऐसा लिख देते हैं, एफ, ये एन लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन, फंक्शन एफ है, ये R डिफाइन किया हुआ है। R क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है। किस प्रकार से डिफाइन किया हुआ है कि f(x) इक्वल x है। तो हम कहेंगे कि जो फंक्शन f है वो क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है, तत्समक फलन है। फंक्शन f R इस प्रकार से डिफाइन किया गया है कि f(x) इक्वल f(x) इक्वल x है, तो हम कहेंगे कि ये आइडेंटिटी फंक्शन है। ठीक है। यानी इसमें कोई भी एलिमेंट लेंगे तो देखो x की इमेज x नहीं हो गई क्या, x की इमेज क्या हो गई, x हो गई। तो हम कोई भी एलिमेंट लेंगे तो उसकी इमेज वो खुद ही होगा। ठीक है ना। अब देखो इसके ग्राफ की बात करते हैं। अब इसका ग्राफ बनाएं तो फंक्शन है अपना f(x) इक्वल x, तो इसको हम y इक्वल x बोल देते हैं। ठीक है ना। f(x) को हम क्या बोलते हैं, y बोलते हैं। तो f(x) की जगह हमने y लिख दिया, तो y इक्वल x। हमें क्या करना है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है, इसका ग्राफ खींचना है। अब देखो हम इसमें x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी। x1 तो y1, x2 तो y भी2, x0 y भी0, x5 तो y5, x-5 तो y भी-5। तो जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो ओरिजिन से निकलेगी।
ठीक है ना। मूल बिंदु से गुजरने वाली एक रेखा प्राप्त होगी, ठीक है ना। ये ग्राफ होगा आइडेंटिटी फंक्शन का तत्समक फलन का। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप की, अचर फलन कांस्टेंट फंक्शन। फंक्शन f डिफाइन है R टू R सच दैट fx इक्वल c। fx इक्वल c है तो इसे हम कहेंगे कांस्टेंट फंक्शन, अचर फलन। यानी एलिमेंट कोई भी ले लें तो उसकी जो इमेज है वो क्या है, कांस्टेंट है। एलिमेंट कोई भी लेंगे लेकिन उसकी जो इमेज है वो फिक्स है, ठीक है ना। जितने भी एलिमेंट लेंगे सभी की सेम इमेज आएगी। तो इस टाइप का जो फंक्शन होगा उसे हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे। यदि हम इसकी मैपिंग बनाएं तो देखो इसकी मैपिंग कुछ इस प्रकार की बनेगी। यहाँ पे 1 2 3 4 5 -1 है ना, कोई भी रियल नंबर हो सकता है इसमें, क्योंकि R टू R तो डिफाइन हुआ ही है कि ये फंक्शन है वो R टू R डिफाइन हुआ ना। इधर भी 1 2 3 4 5 कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब हम डोमेन का कोई भी एलिमेंट लें, जैसे मैं कहूँ कि 1 की इमेज 3 है तो 2 की इमेज भी क्या होगी 3, 3 की इमेज भी क्या होगी 3, 4 की इमेज भी क्या होगी 3, ठीक है। तो इस टाइप की इसकी मैपिंग बनेगी। तो ये है अपना कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। इसके परिसर में एक ही अवयव होगा, इसकी जो रेंज होगी उसमें ओनली एंड ओनली 1 एलिमेंट होगा। अब यदि हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो इसका जो ग्राफ होगा तो देखो ये y इक्वल सी बन जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल सी है तो सपोज दैट y इक्वल सी यहाँ पे है। यदि यहाँ जाएंगे तो भी यहाँ पे y की वैल्यू सी रहेगी, यदि यहाँ जाएंगे तो भी y की वैल्यू सी रहेगी, यदि यहाँ जाएंगे तो भी y की वैल्यू सी रहेगी। कुछ भी लेके देख लो कि y इक्वल 1 ले लिया या y इक्वल 2 ले लिया, y इक्वल 5 ले लिया, ठीक है, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो ये क्या होगा, x x के पैरेलल लाइन होगी। ये अपना fx इक्वल c का ग्राफ है, x एक्सिस के पैरेलल लाइन आएगी, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पे हमने ये y इक्वल 2 लिया है तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, fx इक्वल 2 है। यदि नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगी, ठीक है ना। यदि fx इक्वल -2 लें तो ये जो लाइन होगी वो यहाँ से जाएगी, fx इक्वल -2। तो ये है अपना अचर फलन कांस्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट है अपना बहुपद फलन पॉलिनोमियल फंक्शन। FR टू R डिफाइन है कि fx इक्वल है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस अप टू an(x पावर n)। तो ये जो फंक्शन होगा इसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। a0 a1 a2 ये सब क्या है, कोई रियल नंबर हैं। a0 a1 a2 an ये क्या है, रियल नंबर है। जैसे हम एग्जांपल लें कि fx इक्वल आ गया x-1, ठीक है, gx इक्वल है x³ प्लस 3x स्क्वायर -1, फंक्शन hx है √2x स्क्वायर प्लस √3x -1। तो ये सब क्या हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन के एग्जाम्पल हैं, बहुपद फलन के उदाहरण हैं। बहुपद पॉलिनोमियल के बारे में हमने क्लास 9th और 10th में पढ़ा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शन। बात करें इसके ग्राफ की तो जो इसका ग्राफ है वो डिपेंड करेगा कि हमने इसकी पावर है वो कितनी ले रखी है। देखो यहाँ पे x की पावर है वो 1 है, यानी ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ पे ये क्यूबिक हो गया, यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक हो गया। तो इन सब का जो ग्राफ होगा वो अलग अलग आएगा, कोई फिक्स ग्राफ नहीं है इनका, ठीक है। अब जैसे हम
ये कहें कि एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर है, तो एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा? तो एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर है, इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप का होगा, ऐसा होगा। ठीक है, ऐसे हम कहें कि एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब का ग्राफ बनाइए। ठीक है, एक्स क्यूब का हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो एक्स क्यूब का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। ये एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ तो हम 10th क्लास में अच्छे से सीख चुके हैं। y की वैल्यू रखेंगे, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें x मिलेगा, या x की वैल्यू पुट करेंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें y मिलेगा। यानी अपने को पॉइंट्स मिल जाएंगे, उनको ग्राफ पेपर पे जॉइन करवाते हुए एक करो बना देंगे तो वो ग्राफ बन जाएगा। फिर अपना है मापांक फलन मॉडुलस फंक्शन। मापांक फलन मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइन किया हुआ है कि एफ एक्स इक्वल एक्स, और यहाँ देखो हमने ये इस प्रकार से 2 लाइन खींच दी जिसको हम मॉडुलस से रीड करेंगे, इसको हम मॉडुलस बोलेंगे। तो ये क्या लिखा हुआ है? मॉडुलस एक्स, एफ एक्स इक्वल मॉडुलस एक्स। तो ये होता है अपना मॉडुलस फंक्शन मापांक फलन। अब ये जो मॉडुलस एक्स है इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ एक्स है वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन ये जो मॉडुलस एक्स हो गया ना ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। ठीक है ना, इसकी बात करें ये मॉडुलस एक्स, तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या रहेगी? ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। हमने लिखा है कि एफ एक्स इक्वल मॉडुलस एक्स, तो हम कह सकते हैं कि जो एफ एक्स है ये ऑलवेज क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। अब यदि हम ये मॉडुलस रिमूव करके इसको लिखना चाहें तो देखो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। यदि हम x की वैल्यू 0 और ग्रेटर देन 0 पुट करें, 0 या 0 से बड़ी लें, तो x वो क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो एफ एक्स की वैल्यू x कब होगी? जब x ग्रेटर देन इक्वल 0 हो। और यदि हमने x की वैल्यू लेस देन 0 ले ली, तो लेस देन 0 तो नेगेटिव संख्याएं होती हैं, तो ये क्या मिलेगा? नेगेटिव x मिलेगा, माइनस x मिलेगा। तो यदि हम इसको मॉडुलस हटा के लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल एक्स वैन एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0, एफ एक्स इक्वल माइनस एक्स वैन एक्स लेस देन 0। अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करें तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन पॉइंट, तो ये वाई इक्वल मॉडुलस एक्स है, तो वाई तो नेगेटिव होगा ही नहीं, एक्स पॉजिटिव हो सकता है, एक्स नेगेटिव हो सकता है। एक्स है वो कैसा भी नंबर हो सकता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, लेकिन जो मॉडुलस एक्स है वो तो ऑलवेज पॉजिटिव है। तो एफ एक्स इक्वल मॉडुलस एक्स को हम वाई इक्वल मॉडुलस एक्स बोल सकते हैं, तो वाई की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। एक्स पॉजिटिव तो वाई पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स नेगेटिव तो भी वाई पॉजिटिव, ये इस सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। तो वाई इक्वल एक्स, यहाँ से देखें वाई इक्वल एक्स, तो वाई इक्वल एक्स तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हो जाएगा। और वाई इक्वल माइनस एक्स, एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ तो हो जाएगा ये एफ एक्स इक्वल एक्स, और यहाँ ये होगा एफ एक्स इक्वल माइनस एक्स। नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन महत्तम पूर्णांक फलन। फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइन किया हुआ है, एफ एक्स इक्वल, अब देखो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया एक्स पर। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, एफ एक्स इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है इसका मीनिंग क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है ये ऑलवेज एक इंटीजर होगा। देखो तभी हमने इसको क्या बोला है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोला है, यानी इसकी जो वैल्यू रहेगी वो ऑलवेज एक इंटीजर होगा। अब वो इंटीजर कैसा होगा? या तो इसके खुद के इक्वल रहेगा,
और यदि ये खुद एक इंटीजर नहीं है तो जस्ट इससे छोटा, लेस देन इक्वल x। एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.5, इसकी वैल्यू क्या होगी? ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2, ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर -2.2, इनकी वैल्यू देखते हैं। तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.5, तो 1.5 इंटीजर है क्या? यदि 1.5 इंटीजर है तो इसकी वैल्यू 1.5 हो जाएगी, बट हम जानते हैं कि 1.5 है वो इंटीजर नहीं है, तो जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा 1.5 से? 1 होगा, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 1। अब है ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2, तो 1.2 तो इंटीजर नहीं है, 1.2 ये तो पूर्णांक नहीं है, तो इससे छोटा पूर्णांक कौन सा है? छोटा इंटीजर कौन सा है? 1 है। फिर है ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई, तो हम जानते हैं कि पाई इक्वल क्या होता है? 3.14 होता है। 3.14 तो इंटीजर नहीं है, तो जस्ट इससे छोटा 3 होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर -2.2, -2.2 इंटीजर नहीं है, तो जस्ट इससे छोटा इंटीजर को क्या होगा? -3 होगा। ठीक, तो ये होता है अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके बाद है अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, फलनों का बीजगणित। अब देखो ये है f + gx, तो इसकी जो वैल्यू है वो इक्वल होती है fx + gx के। यदि माइनस है तो माइनस आ जाएगा, इनटू है तो इनटू, और डिवाइड है तो डिवाइड। अल्फ़ा f(x), अल्फ़ा कोई कांस्टेंट है, तो अल्फ़ा इंटू क्या हो जाएगा? fx हो जाएगा। ठीक है, देखो एक एग्जांपल लेते हैं, उससे हम समझते हैं कि क्या है इसके अंदर। जैसे मैं फंक्शन fx है वो x दे दिया, और gx है वो x² - 1 दे दिया, और फिर कहा कि इनकी वैल्यू फाइंड कीजिए। अब देखो f + gx, यदि हमें ये कहा होता कि fx + gx बताओ, तब तो हम इन दोनों को ऐड कर देते, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब ये कुछ इस ढंग से लिखा हुआ है कि f + gx, तो हमने अलजेब्रा ऑफ फंक्शन में बात पढ़ी है, फलनों के बीजगणित में बात पढ़ी है कि f + gx है, ये इक्वल होता है fx + gx के। तो अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो x + x² - 1 ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही f - gx, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो x - x² - 1 हो जाएगा। ये बन जाएगा x - x² + 1। f × gx, तो ये हो जाएगा x × x² - 1, तो ये x³ - x बन जाएगा। f/g, तो ये बन जाएगा x/x² - 1। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, कोई खास बात नहीं है इसके अंदर, डरने की आवश्यकता नहीं है। प्लस है तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, माइनस है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इनटू है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, और डिवाइड है तो डिवाइड। इतना लिख दिया बस। आगे यदि सोल्व होता है तो कर देंगे, वरना अपने पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि आगे इसको हमें सोल्व करना ही है, होता ही नहीं, हम कहाँ से करें। जैसे यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो हमने इनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया बस। अब यहाँ पे इनका क्या था? सब्ट्रैक्शन था, कुछ हो ही नहीं सकता इसका, छोड़ दिया बस ऐसा का ऐसा। ठीक है, तो ये था अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, फलनों का बीजगणित। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस सोल्व करेंगे।